हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो ये मेरी नई सीरीज चालू हुई है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपने अपलोड कर दिए हैं और हम लोग अभी तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है ना, किस प्रकार से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस रही है वो हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल पीरियड से कैसे देखी जाए, उसका अभी तक हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो उस लास्ट जो वीडियो हमारा अपलोड हुए हैं उन वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और वो 3 पार्ट कैसे थे हमारे बिफोर 1600 पीरियड से लेकर के 1773 तक का जो फेज रहा है उसका हमने अध्ययन किया। सेकंड जो फेज था हमारा, ये फर्स्ट फेज है, सेकंड जो फेज था हमारा 1773 से लेकर के 1858 तक का है ये, ठीक है। और थर्ड जो फेज अभी बाद हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक का, ये पूरा का पूरा काल इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर 1600 से 73 में हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ द ब्रिटिशर्स हैज कम टू इंडिया, हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज फॉर्म्ड इन 1600, ठीक है। किस प्रकार से उनको 20-20 साल के लिए मैग्ना कार्टा मिलता रहा और वो भारत में आकर के व्यापार करते रहे। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे भारत में लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंडिया होता है वहां पर अपनी कॉलोनीज को स्थापित की एज ए ट्रेडर, ठीक है। इसके बाद से क्या हो गया, यहां पर 1664 में मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ है ना, प्लासी और बक्सर। इस बक्सर के युद्ध में क्या हो गया, उसमें इलाहाबाद ट्रीटी एक होती है, इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है। ये कब होती है 1665 में। इस इलाहाबाद ट्रीटी के बाद the things has been changed into two process, means the ruling has been changed into two process, means फर्स्ट क्या था हमारा, हमने बताया था आपसे, एक था रेवेन्यू राजस्व और दूसरा क्या था निजामत, है ना, निजामत बताया था। तो रेवेन्यू हैज बीन डेल्ट बाय whom, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द राजस्व बीन डेल्ट बाय whom, द गवर्नर ऑफ, जो उस समय के नवाब थे, है ना, नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन इस व्यवस्था के बाद हमने सेकंड जो फेज हमने अभी तक स्टडी किया है 1773 से लेकर 1858 तक का, वो पीरियड क्या था हमारा, डायरेक्ट रूलिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, ठीक है। जो डायरेक्ट रूलिंग रही है मैंने उसको बताया था आपसे कि किस प्रकार से 1773 का पहला एक्ट आता है, उसके बाद अनवरत जो है हर विगत जैसे जैसे गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता रहता है, ब्रिटेन से कहीं न कहीं चार्टर के रूप में एक डायरेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता रहता है, ठीक है। तो उसमें अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसको अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक के जितने भारतीय जो संविधान मेकिंग की प्रोसेस जो थी उसके तहत यहां से ब्रिटिश क्राउन है उसकी रूलिंग यहां से चालू होती है। ब्रिटिश क्राउन की रूलिंग कब से चालू होती है, 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी रूलिंग चालू होती है। और इसमें क्या देखा था हमने, इसमें क्या देखा था 1773 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग यहां पर हमने इसको स्टडी किया था, फाइन। अब दोस्तों हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक कितने, मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस अपने वीडियो में 9
9 टाइप्स के अभी तक के पूरे पूरे जो एक्ट हैं अधिनियम के रूप में भारत में उसको लाया गया था। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने पहले 1858 का जो चार्टर एक्ट काउंसिल एक्ट था उसको स्टडी करते हैं। एक चीज इसमें मैं बताना चाहता हूं कि कैसे जब 1858 का एक्ट आया क्यों था। 1858 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो आया क्यों था। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों आया था, कारण क्या है इसमें। आपको पता है 1857 का एक रिवोल्ट हो गया था और ये रिवोल्ट काफी भीषण हुआ था उस समय। ठीक है, उसमें पहली बार ब्रिटिश को यह एहसास हुआ कि समथिंग इज वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग, सो वी हैव टू टेक द एक्स्ट्रा फुटेज या एक्स्ट्रा चांस टू सेग्रीगेट एंटायर इंडिया इनटू द क्राउन। ठीक है, पूरे के पूरे क्राउन को, पूरे के पूरे ऋण को जो भारत में जितने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कवर कर लिए थे, जीत लिए थे, जिस पर अपना कब्जा कर लिया था, उसको अब क्राउन को यह महसूस हुआ कि अब क्यों ना सीधी डायरेक्ट जो एक रूलिंग होती है हम स्थापित खुद कर लें। ठीक है, तो इसी 57 के दौरान यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द revolt of 1857 and when the act came in 1858, that time the Lord Canning was the Governor General of India. इसी के दौरान, इन्हीं के दौरान क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। दूसरी चीज, जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन, उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था। जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे लॉर्ड पामस्टन थे। ठीक है, लेकिन लॉर्ड पामस्टन जो थे इनको क्या हुआ था, इनको रिजाइन करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। और इस्तीफे के बाद कौन आया था, लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी was the PM। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब प्रश्न पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि जब भी 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था। तो उस समय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पामस्टन थे, बट इसके जब इसका जो इंप्लीमेंटेशन के दौरान था उस समय ये पीएम चेंज हो गए थे और लॉर्ड डर्बी पीएम बन गए थे इनके इस्तीफे की वजह से। ठीक, अब हुआ क्या इसमें, ये जो 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। ठीक, मैग्ना कार्टा मींस व्हाट। मैग्ना कार्टा का मतलब है कंपनी का शासन अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन है उसने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग था अपने हाथों में ले लिया, है ना। द रूलिंग ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीन टेकन बाय क्राउन हरसेल्फ। ठीक, ये हो गया एक मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक विधिवत, जो कहते हैं विधिवत रूलिंग आई, एक विधिवत रूलिंग आई कैसे भारत को अब हम लोग मूव करेंगे। ठीक, क्या हुआ, यहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ डायरेक्टर शिफ्ट हुआ करती थी, उसको क्या किया गया, उसको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर, इस व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, फिनिश, एबॉलिश्ड। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरशिप को समाप्त किया गया, तो वो है 1858 का एक्ट, जिसमें इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड कैनिंग ने इसी दौरान, जो लॉर्ड कैनिंग थे इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो आज की डेट में प्रयागराज बन चुका है, उसमें क्या किया, 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र रखा अपना, घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र इज वाज नथिंग बट दी, जो मैग्ना कार्टा था, यानी जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक प्रदत्त डॉक्यूमेंटेशन था, उसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करके क्या बताया कि भैया अब आज की डेट से जो लॉर्ड कैनिंग है वो क्या हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बदलकर क्या हो जाएंगे, वॉइस रॉय। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग will be known no more as a Governor General of India, but instead of that he will be knowing as a Viceroy। यहाँ Viceroy का मतलब क्या है, आप जानिए कि ये एक वॉइस बन गए, क्या बन गए, वॉइस, वॉइस ऑफ whom, वॉइस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अर्लियर क्या था, इसके पहले क्या हुआ था, वो जो गवर्नर जनरल ऑफ होता था इंडिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक केवल कार्यकर्ता या एक गवर्नर बनकर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, ही वाज नो मोर दी वॉइस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, होस्ट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मानकों को पूरा करना था। बट अब क्या हो गया, वो सीधे डायरेक्ट क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया, और इस व्यवस्था से क्या हो गया, ही बिकेम दी वॉइस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली, राइट। तो इसलिए इस पोस्ट को क्या कहा गया, वॉइस रॉय। यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस क्या है, बेसिक क्या, कि नाउ ही डायरेक्टली बिकम दी वॉइस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी। और क्या हुआ इसमें, एक नया मेंबर प्लस एक मेंबर इसमें क्या किया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पहली बार भारत में अपॉइंट किया गया। ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता कौन था, ये मेंबर होता था पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहां की पार्लियामेंट, ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, पार्लियामेंट की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सेक्रेटरी मेंबर बनाया गया इसको, और इसने क्या किया, इसके साथ में 15 मेंबर और जोड़ दिए गए, 15 मेंबर और जोड़ दिए गए। 15 मेंबर कैसे थे, 9 और 8 और 7, इस प्रकार से मेंबरशिप इसमें ऐड कर दी गई। ये जो 8 मेंबर थे, ये 8 मेंबर कौन होता था, ब्रिटिश क्राउन इनको चूज करती थी, चूजन बाय ब्रिटिश क्राउन। और 7 कौन होते थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चुने जाते थे। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चुने जाते थे। खास करके ये लोग कौन होते थे, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी होते थे ये लोग, है ना, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। इसमें एक व्यवस्था और रखी गई थी कि जो 9 मेंबर इसमें चुने जाएंगे, इस पूरी व्यवस्था में 9 मेंबर वही होते थे जिनको इंडिया का एक्सपीरियंस होता था।
ठीक है, इंडिया का जिनके पास एक्सपीरियंस होता था कम से कम 10 सालों का, उनको ही क्या ही होता था, इसमें शामिल किया जाता था। 10 सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड एज एन मेंबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक ये व्यवस्था इस व्यवस्था में 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जोड़ी गई है, राइट। अब इसके साथ और क्या हुआ, ये जो व्यवस्था थी पूरी की पूरी, इनको पैसा कौन देता था, इनका जो पेमेंट होता था वो कौन करता था, वो भी यहां पर क्या हो गया, इनका जो पेमेंट था वो पेमेंट इंडिया से होने लगा, इसीलिए इसे होम चार्जेस कहा गया। होम चार्जेस आपने सुना होगा, होम चार्जेस क्या है, होम चार्जेस सैलरी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, सैलरी ऑफ, ये जो इंटायर मेंबरशिप थी इनकी सैलरी, पर्क्स, एम्यूनिमेंट्स जो होते थे, दैट वाज पेड बाय इंडियन मनी, जो इंडिया का बजट बनता था उसमें से जो फंड दिया जाता था, वो सारा पैसा इनको पे किया जाता था। अब सोचिए, ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता कहां था, ये पोस्ट कहां होती थी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और उसके 15 सदस्यों का एक संगठन हुआ करता था। ये पूरे के पूरे भारत के विषय के बारे में जानकारी सीधे पार्लियामेंट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाता था, है ना। अब सोचिए, ब्रिटेन में बैठ करके भारत की जानकारी देते थे, उसके विषय में बात करते थे, डायरेक्शन डेवलप करते थे, उसका पैसा भी ये लोग भारत से ही देते थे। ठीक, इस प्रकार से होम चार्जेस की अगर बात की जाए तो आप ध्यान रखिएगा 1858 का ही वो रेगुलेटिंग इंडियन संविधान का एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, जिसमें इसकी बात की गई थी, राइट। नेक्स्ट और क्या होगा इसमें, इसके साथ साथ में इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का में कुछ बदलाव और किए गए। क्या बदलाव किया गया कि जो सेक्रेटरी मेंबर, ये जो सेक्रेटरी होता था, ये सेक्रेटरी अपने मेंबर्स को हटा नहीं सकता था, मेंबर्स को हटाने की पावर नहीं थी, है ना, इनको रिमूव करने की पावर नहीं थी। कि सोचे कि हमारी जब मर्जी हो कोई मेंबर से हमारी नहीं बन रही है तो उसको रिमूव कर दे, दैट वाज नॉट द केस और पावर विद द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, भारत के मंत्री को, ये जो मंत्री बनाए गए थे सेक्रेटरी ऑफ भारत मंत्री इसको कहते हैं लोग, भारत मंत्री जो बनाए गए थे इनको वोटिंग राइट मिला था। ठीक है, वोटिंग राइट इनको दिया गया था। इसके साथ साथ में, यानी कि यहां पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, भारत के मंत्री का मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन की कैबिनेट होती थी, एक मंत्रालय ही बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ही बनाया गया था, जिसे हम लोग भारत मंत्री कहते थे। ठीक है, इसे ही हम लोग भारत मंत्री कहते थे। इसके साथ साथ में इनको एक वोटिंग राइट भी दिया गया था, वोटिंग राइट भी प्रदान किया गया था। दूसरा, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था उसको भी कास्टिंग वोट का पावर दिया गया था, कास्टिंग वोटिंग पावर दिया गया था। कास्ट कर सकता था अपना वोट, अगर कोई बहुत विशेष जरूरत पड़ जाए और वहां पर टाई हो जाए, उस दौरान सेक्रेटरी कैन ऑल्सो कास्ट देयर वोट। ठीक है, अब जो लॉ मेंबर होता था, अगर आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि एक लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट जरूर होता था और टोटल 5 सदस्य होते थे, है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल में। यहां गवर्नर जनरल काउंसिल में
लॉ मेंबर और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अब ब्रिटिश क्राउन करेगी। सीधे अब ब्रिटिश क्राउन विल अपॉइंट लॉ मेंबर एंड एडवोकेट जनरल गवर्नर जनरल काउंसिल के लिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल। अब इसी गवर्नर जनरल काउंसिल क्या कहा जाएगा? वाइस राय काउंसिल, वाइस राय काउंसिल। इसके लिए सीधे लॉ मेंबर और एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट होगी। इसी व्यवस्था के तहत जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने पहला फर्स्ट बजट पेश किया। किसने पेश किया? ये प्रश्न पूछा गया है, हु हैज प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया? तो कौन था वो? जेम्स विल्सन। ठीक, इसके साथ साथ में एक भारतीय जो उच्च न्यायालय अधिनियम होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के लिए क्या हुआ? पास किया गया। 1861 में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इसी एक्ट के माध्यम से बाद में पास किया गया। इसके साथ साथ में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 भी पास किया गया। अब आप पूछ सकते हैं, बात 1858 की हो रही है और पास 61 में किया गया था, कारण क्या है? जो इस 858 का जब पूरा एक प्रपोजल आया था, इसी में इसकी भी बात की गई थी, जिसे पास करते करते वक्त लग गया और 61 में जाकर ये पास हो गया। ठीक है, लेकिन था ये इसी अम्ब्रेला के अंडर की बात। ठीक, तो ये हो गया मोटा मोटा पूरा का पूरा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि पहला 1858 में आया था, जब 1857 का रिवोल्ट जा चुका था, पास हो चुका था। इसी को ये रिवोल्ट आगे भविष्य में ना हो, इसी को रोकने के लिए पहली बार क्या किया गया? एक प्रयास कि भाई आप सीधे ब्रिटिश के अंडर में चीजें ले लो, जिससे आने वाले वक्त में कहीं भी क्राउन से टकराने की कोई हिम्मत ना कर सके। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्था आई। चलिए, थैंक यू। हम लोगों ने अभी तक ये चैप्टर पढ़ लिया है, 1858 का एक्ट है। बाकी एक्ट हम और आगे वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।